अच्छा, पैथोलॉजी कर रहे हैं ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, तो बेन निमोनिक है आपका, बेसोफिल, एओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, और बाकी जो है आपके पास मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और वो सारी चीज़ें वो चली जाएंगी आपके पास दूसरे में, एक ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह में, ठीक है। बी सेल्स और वो टी सेल्स और वो जो लीनियज आपके पास लिम्फोसाइट्स वाली और एक माइलॉइड वाली है, वो फिर है हम बाद में देखेंगे हीमेटोलॉजी में। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स हमने बहुत दफ़ा बार बॉडीज के पास पढ़ा, हमने न्यूट्रोफिल्स का वो B12 जोन सी है उसमें हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब B12 का? मैम किसमें है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या होता है न्यूट्रोफिल्स की? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ओ अच्छा मैम जी मैम, हाँ, हाइपर न्यूट्रोफिल सेगमेंटेड। सबसे, हाँ, और जो फ्री रेडिकल स्पीशी और बैक्टीरिया वगैरह से एसोसिएटेड होता है वो भी न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद इन 24 to 48 आवर्स में भी एम आई वगैरह के साथ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है, आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है फेगोसिटिक में भी अगर आएगा न्यूट्रोफिल्स और आपके पास मैक्रोफेजेस होगा तो पहले आपने न्यूट्रोफिल्स को करना है चूज। अच्छा, ये मल्टी लोब्यूलेटेड होते हैं, ठीक है, ये मल्टी लोब्ड है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद है आपके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके साथ, जिनके अंदर क्या होता है LAP, व्हाट इज LAP, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्लैजिनेज, लाइसोसोम और लेक्टोफेरेंस वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपके पास चलो ये भी देख लो कि कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं। एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, जिसके अंदर आपके पास प्रोटीनेजेस, एसिड फॉस्फेटेज, माइलोपेरोक्सीडेज और बीटा ग्लूकुरोनाइडेज वगैरह। एक हम निमोनिक करते होते हैं, वो क्या होता है मेटालोप्रोटीनेजेस वगैरह का, वो किसके साथ होता है? मैम रिमॉडलिंग के साथ। और उसमें और क्या होता है, दो चीजें और होती मैम हैं। मेटालोप्रोटीनेज, कोलेजिनेज और इलास्टेज। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। और हाँ, वो एक होता है आपके पास अपेंडिसाइटिस में भी ना, लेफ्ट शिफ्ट में, ठीक है, वो आपके पास न्यूट्रोफिल काउंट बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट करता है, ये लिखा हुआ है सच एज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। इधर से मुझे देख के याद आया। अच्छा, इसके बाद आपके पास टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन, जिसमें डार्क ब्लू कोर्स ग्रैन्यूल्स और ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अच्छा, न्यूट्रोफिल में आपके पास कीमोटैक्टिक एजेंट कौन सा? C5a, इंटरल्यूकिन 8, LTB4, और इसका क्या सीक्वेंस था? मैम LTB4 और C5a। और फिर इंटरल्यूकिन इंटरलिकनेज 8, ठीक 8। है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ल्यूकोट्रीन प्रिकर्सर, दैट इज F5HETE, कैलिक्रेन पाथवे, और ये किसके साथ एसोसिएटेड था? इंट्रिंसिक पाथवे मैम के इसी साथ। ये आगे प्लेटलेट वो एक्टिवेटिंग फैक्टर में वो कीमो, वो जो हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे करते हैं उनके। जी जी बिल्कुल। इसके बाद आपके पास आ गया प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग, जो आप अभी बात करें फैक्टर, एन फॉर्माइल मिथ्योनिन वगैरह बैक्टीरियल प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का, दैट इज ये सारे न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं, ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको मिलेंगे B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी के साथ। अमूमन उसने क्या दिया होता है आपको, उसमें दिया होता है उसने MCQ सिनेरियो में कि उसको न्यूरोपैथी और ये सारी चीजें, अगर ये नहीं दिया और MCQ में B12 नहीं है, फिर आप न्यूट्रोफिल्स को पिक करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास वही लेफ्ट शिफ्ट बता दिया, इंक्रीज न्यूट्रोफिल वगैरह प्रिकर्सर्स हो गए, ठीक है, बैंड सेल्स, मेटामाइलोसाइट्स, इसमें भी इनकी ना डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ये आपके पास माइलोसाइट है, फिर मेटामाइलोसाइट है, तो ये वाली जो स्टेज है सेकंड स्टेज, फिर उसके बाद बैंड फॉर्म है, ठीक है। हम मतलब ये जो WBCs है ना, इनकी भी डेवलपमेंट देखते हैं। फिर उसके बाद सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपके पास चले गए उसमें B12 वगैरह के साथ, और ये जो शिफ्ट वाले है आपके पास लेफ्ट शिफ्ट, उसमें आपके पास या तो ये सेकेंड वाली स्टेज होगी, मेटामाइलोसाइट्स, या बैंड फॉर्म होगी इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, दैट आपको शोज कि आपके पास लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। रिफ्लेक्टेड स्टेट ऑफ माइल इंक्रीज माइलॉइड प्रोलिफरेशन, इसमें एग्जांपल है आपके पास इन्फ्लेमेशन में या CML में। और इसके अलावा ये मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बैंड्स हाँ, बैंड्स उसमें भी आते हैं ना मल्टीपल माइलोमा में। ठीक है, और ये डिफरेंट कंडीशंस है जिसके अंदर आपके पास ना न्यूट्रोफिल्स की इंक्रीज लेवल होगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक में वो MI के साथ फर्स्ट 2 डेज में आपके 48 आवर्स तक, ठीक है, नेक्रोसिस में, और इसके बाद हैवी एक्सरसाइज में, स्मोकिंग में, एंग्जाइटी में, प्रेगनेंसी में, लिथियम में, क्लोजिपिन ड्रग के साथ, एड्रीनलिन्स वगैरह के साथ, ये पता नहीं मैं कहाँ से निकाला था, चलो। इसके बाद आपके पास ल्यूकोसाइटोब्लास्टिक, क्योंकि लास्ट टाइम ये कुछ न्यूट्रोफिल से रिलेटेड MCQs आए हुए थे, इसलिए मैं इसको इतना आपको वो डिटेल्ड करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा चलो खैर,
तो आपके पास लेफ्ट शिफ्ट अकम्पनीड बाय इमेच्योर आरबीसीज, दिस इज नोन एज ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। इसमें आपके पास ज्यादातर क्या है कि बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, माइलोफाइब्रोसिस वगैरह में, मेटास्टेसिस वगैरह में ये पिक्चर होगी। बाकी ऐसा ये इतना नहीं है कि आपके पास क्या है। ये सार्स कोविड का पता नहीं क्यों लगाया हुआ था मैंने। अच्छा, एओसिनोफिल्स, एओसिनोफिल्स कल हमने किया था डॉक्टर साहब, किस किस कंडीशन में बढ़ेगा? मैम इसमें आईजीएस में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, हम्म। और एस्थमा, एलर्जिक में। पॉलिप्स, एलर्जी, और मैम उसमें कल हमने ना एस्पर्जिलस। एस्पर्जिलस के साथ पढ़ा था, तो जी उसमें जी जो एबीपीए के साथ होता है उसमें। जी जी, एस्पर्जिलस ठीक है। अपनी फंगल स्पीशी में सबसे ज्यादा जोन सा है वो एस्पर्जिलस वगैरह के साथ है। अच्छा, ये जी आपके मैम। पास इसका एक निमोनिक है, पैटमैन ईट्स, दैट इज पैरासाइट, एस्थमा, क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, एलर्जी प्रोसेस, न्यूप्लाज्म में हॉजकिन लिम्फोमा और एओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। ठीक है, ये इन सब कंडीशंस में आपके पास एओसिनोफिल अरेज होगा। बेजोफिल, न्यूट्रोफिल्स का अगर देखो, ठीक है, और मैम वो बेजोफिल, ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। नहीं नहीं वो तो ठीक है। बेसिकली इसमें लोब्स वगैरह ज्यादा है, ठीक है। और ये देखो, ये किस तरह का है, देखने से कैसा लग रहा है? बायलोब्ड, किडनी शेप, ठीक है। मतलब। अच्छा हाँ, ये बायलोब जस्ट लाइक वो जो आप कान में पहनते हो ना, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास एओसिनोफिल ग्रैन्युलेटेड होता है, हाईली फेगोसिटिक फॉर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है, प्रोड्यूस करेगा हिस्टामिन। अब हमने मस्ट बासु से किया था, मास्ट बेजोफिल और फिर एओसिनोफिल्स, ठीक है। तो ये भी करते हैं, सबसे लीस्ट में आपने इसको प्रेफर करना है। और मेजर मेजर बेसिक प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा एओसिनोफिल पेरोक्सीडेज, एओसिनोफिल केटाइनिक प्रोटीन और एओसिनोफिलिक ड्राइव न्यूरोटॉक्सिन्स है, ज्यादातर ये हिस्टामिन के साथ आता है। बेजोफिल्स की बात करो, ये अब आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस में, और ये देखो ये डेंसली, ठीक है, ये डेंसली आपके पास होते हैं, बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसमें हैपरिन, एंटीकोएगुलेंट, हिस्टामिन, वेजोडाइलेटर और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस एंड रिलीज ऑन डिमांड अकॉर्डिंगली ल्यूकोट्रिन्स की सिंथेसिस है। हेपरिन, हिस्टामिन वगैरह तो हमें पता है कि जब इन मासल की डिग्रेनुलेशन वगैरह होगी या ये बेसोफिल्स के साथ, तो हेपरिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी चीजें रिलीज होंगी। बेसोफिलिक स्टेन्स रेडिली विद बेसिक स्टेन, ठीक है, बेसोफिलिक ब्लूइश वाला है, और अमूमन वो आता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस और उसके साथ होता है, ठीक है। हर बेसोफिलिक का इस सच उसके साथ नहीं है, बट मैं वो उस कलर को उसके साथ कर रही हूँ कोरिलेट। इसका कवर, अब इसको कुछ लगाओ आगे ना, देखो मुझे पानी दे दो बस, उसके बाद जाओ। अच्छा जी, बेसोफिलिया इज अनकॉमन बट कैन बी साइन ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली सीएमएल। तो अभी सीएमएल एक हमने इसमें पढ़ा और एक किसमें पढ़ा, दिस इज ये इसमें, ठीक है। इन दोनों में आपको मिल सकता है बेसोफिलिक और न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, मास्ट सेल्स, अभी वो क्योंकि ये आपने जब एओसिनोफिल बेसोफिल किया तो इसके साथ ही मास्ट सेल्स, तो लोकल टिश्यू इन एलर्जिक रिएक्शन, और इसके अलावा मास्ट सेल्स का आता है कि ये आपके पास करता है एलर्जी में, ये भी आता है, आईजीई प्रेजेंट करता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यही हिस्टामिन और हैपरिन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह रिलीज कराएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं और प्रिकर्सर ऑफ बेसोफिल बट आर नॉट सेम सेल टाइप। इसमें आके बाइंड करेगा एफसी पोर्शन ऑफ आईजीई। अक्सर वो पूछता है आईजीई किसको करेगा, तो दैट इज आपके पास मास्ट सेल्स, फिर उसके बाद बासु वाला सारा कुछ जो भी है एफसी के साथ आएगा, ठीक है। और बाकी खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ है। हाँ, कुछ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में कौन कौन से ड्रग्स हैं? मैम वो क्रोमोग्लाइकेट, और हाँ जी, वो सोडियम, मैम मोन्टिलोकास्ट वगैरह। ठीक है ठीक है, मास्ट सेल सोडियम स्टेबलाइजर। क्रोमोग्लाइकेट। हाँ, जी और मैम। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स वगैरह, ठीक है, ये दो आते हैं अमूमन, लेकिन मास्ट सेल्स का ज्यादा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो कह रहे हो ना, क्रोमोलिन सोडियम प्रिवेंट्स, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, और एस्मा की प्रोफाइलेक्सिस, वैंकोमाइसिन, ओपियोइड्स एंड नॉन कंट्रास्ट डाई कैन एलिसिट आईजीई इंडिपेंडेंट मास्ट सेल ग्रेनुलेशन, ठीक है। हमें पता है कि जब मास्ट सेल्स के ऊपर आकर आईजी, ये देखो मास्ट सेल के ऊपर आकर ये आईजीई, ठीक है, ये वाला होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर आपके पास बेसिकली ये डीग्रेनुलेशन होगी, हिस्टामिन प्रोटीजेस वगैरह रिलीज होंगे, ठीक है। फिर H1 अपना करेगा दैट इज फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपके पास वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल, हाइपर परमेबिलिटी, अर्टिकेरिया और एडिमा फॉर्मेशन, ये वो सब कुछ होगा, ठीक है। और साइटोकाइंस के साथ टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 4 5 6, ठीक है। और ये फिर उसके बाद इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करेगा एडिमा विडिमा, ठीक है। और
अच्छा, तो ख़ैर ये वो बता रहा है कि ये जो वैंकोमाइसिन ओपियोइड और रेडियो कंट्रास्ट डाई है ना, ये आईजी डिपेंडेंट, मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मास्ट सेल्स के साथ पहले आईजी आए फिर ये उसके डीग्रेनुलेशन करे, ठीक है? तो ये उससे इंडिपेंडेंट सारा कुछ करते हैं। इसके बाद है मास्टोसाइटोसिस, ठीक है? ये आपके पास क्या है कि प्रोलिफरेशन ऑफ मास्ट सेल्स इन स्किन, एक्स्ट्रा क्यूटेनियस ऑर्गन एसोसिएटेड विद सी-किट म्यूटेशन। सी-किट म्यूटेशन काफ़ी जगहों पे किया, बट आजकल मतलब मैंने नहीं इसका कभी भी एमसीक्यू देखा। फिर भी अगर थोड़ा पढ़ाने से मेमोरी रह जाती है, वेल एंड गुड, नहीं रहती तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है याद करना। तो बस इसको याद रखना है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, मास्ट सेल्स और उससे मास्ट सेल है, एओसिनोफिल है, बेसोफिल है विद हिस्टामिन और हेपरिन वगैरह के साथ। बाकी फिनोमेना सबको पता है कि कैसे आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ठीक है? और उसमें फीचर्स क्या आएँगे, ठीक है? इसने बताया हुआ है फ्लशिंग, प्रूराइटिस, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, पेप्टिक अल्सर, अर्टिकेरिया फीवर। हाँ, ये जैसे एडीमा से एडीमा भी दिया हुआ था ना, ये अर्टिकेरिया एडीमा फॉर्मेशन, तो बेसिकली ये फिनोमेना होता है। इसके या बाद है मोनोसाइट्स। अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, मोनोसाइट्स कहाँ होते हैं और मैक्रोफेजेस कहाँ होते हैं? मैम मोनोसाइट्स जो है ना वो ब्लड में ज्यादा है, मैक्रोफेजिक बोन मैरो में ज्यादा है। और ये अलग से क्वेश्चन नहीं, आता नहीं, है नहीं, इसका। नहीं, 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 1 सेकंड, 1 सेकंड। मेगा कैरियोसाइट्स होते ऐसे ही हैं है और मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ब्लड में क्या आपके पास मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस आपके पास मेगाकैरियोसाइट्स टिश्यू में। बोन मैरो में। हाँ, आपने पहले मैम मैक्रोफेजेस बता दिया। जो नहीं नहीं मैम, जो मैं मेरे जो माइंड में था ना वो प्लेटलेट्स का था। तो ओके, ओके, वो ओके, ओके। मतलब और वो नीचे देखा ना तो मैक्रोफेज मुंह से निकल गया। मेगाकैरियोसाइट मतलब प्लेटलेट वो बोन मैरो में ज्यादा होते हैं, और ये जो है ना वो ब्लड में ज्यादा होते हैं। ओके, ओके, चलो बस ठीक है, मैंने भी ये कहना था। तो दैट इज़, अब आपके पास है मोनोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट आपके पास ब्लड में है, ठीक है? डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। देखो अब हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये दोनों, ठीक है? डेंड्रिटिक सेल्स को प्रेफर जी करना मैम। ओवर मैक्रोफेजेस, ठीक है? और उसके बाद है लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस है इनका, ये देखो। वो ना जो आपके पास एओसिनोफिल्स थे ना, ये वाले, मैम ठीक वो है? दीज बेदोफिल जो थे ना वो बाइलोब्ड इजनोफिल्स। नहीं, 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 डॉक्टर साहब, नहीं, 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 नहीं। देखो, सुने, याद रखो। ये न्यूट्रोफिल्स को आपने देखना है, इसके बहुत ज्यादा हिस्से हैं, ठीक है? न्यूट्रोफिल ने विरासत बांटनी है और उसको बड़ा मसला होना है बाद में। एओसिनोफिल ना जी आपके मैम। पास जैसे आपके पास वो हेडफोन्स होते हैं ना, वैसे है। ई से ईयर, ई से एओसिनोफिल्स हेडफोन्स। बेसोफिल्स ना, जस्ट लाइक बेसोफिल, हम कहते हैं ना अच्छा। राइबोसोम्स और प्रोटीन्स का वो होता है, वो स्टेनिंग होती है, बेसोफिलिया होता है। तो बेसोफिलिया मतलब ये डेंसली जोन्स है ना, इसमें ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे, ये देखो। ये डेंसली पड़ा हुआ है। इसमें जी आज सच मैम। वो नहीं है कि ठीक है, जो आप कह रहे हो कि ये ईयर शेप था, नहीं। अच्छा, अब मोनोसाइट्स में क्या है, इसमें ये पिंक स्टेन कम और ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है? किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है? उसमें वो आपके पास बाइलोब्ड है और इधर न्यूक्लियस बड़ा है मोनोसाइट का। अच्छा, सो दिस इज लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस है, एक्सटेंसिव फ्रॉस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म, ठीक है? आपके पास हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास मैक्रोफेजेस, ठीक है? टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रिस, सेंसिटिव आरबीसी। लॉन्गेस्ट जो लाइफ है इन टिश्यू, दैट इज मैक्रोफेजेस। ये डिफरेंशिएट करते हैं मोनोसाइट इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक्टिवेटेड बाय, वो मार्कर्स मुझे दे दो बस। इंटरफेरॉन गामा जो दिए थे मुझे भी, ठीक है? एक्टिवेटेड बाय इंटरफेरॉन गामा। ये आप क्यों? क्योंकि आपके पास जब टीबी की बात आती है, मैम टीबी इंटरफेरॉन में जब गामा। हम देखते हैं। हाँ जी, इंटरल्यूकिन 12 और 2। तो बेसिकली और क्या टू। होता है कि यही मैक्रोफेजेस डिफरेंशिएट करते हैं एपिथेलॉइड सेल, फिर उसके बाद जायंट सेल्स और वो सारा कुछ, ठीक है? और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? CD4 है, CD4 के साथ आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, दैट इज MHC2, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रैनुलोमा, टीबी, सार्कोइडोसिस, वेयर दे म्यू फ्यूज टू फॉर्म द जायंट सेल्स, ठीक है? अच्छा जी, मैक्रोफेजेस नेमिंग वेरीज बाय स्पेसिफिक टिश्यू टाइप। अगर कुफर यही मैक्रोफेजेस लिवर में कुफर सेल्स कराएंगे, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू में हिस्टियोसाइट्स होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन एंड माइक्रोग्लाइल इन ब्रेन। डॉक्टर साहब इसकी प्लीज पिक्चर लें और प्लीज ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आज ही। लिपिड ए फ्रॉम बैक्टीरियल लाइपोपोलिसैकेराइड बाइंड CD14 ऑन मैक्रोफेजेस टू इनिशिएट सेप्टिक शॉक। तो डॉक्टर साहब कल हमने एक आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर बात की थी अपनी इसकी ग्राम नेगेटिव की ना, ठीक है? जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्पेस से ऊपर होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आपके पास पॉलीसेकेराइड। लाइपोपोलिसैकेराइड, जो ग्राम नेगेटिव की स्पेसिफिक फीचर है। अच्छा, इनके अंदर एक लिपिड जी ए मैम। होता है, ठीक है? हाँ जी, जो कि बेसिकली बाइंड करता है। हमने कहा कि ये मैक्रोफेजेस वगैरह के ऊपर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है? ये हो गया मैक्रोफेज, इसका बड़ा सा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है? इसके ऊपर आपके पास लगा हुआ है CD14।
आपके पास क्या होता है, 5 तरह के हैं ना डब्ल्यूबीसीज, बेन वाले, बेसोफिल, एसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो इधर से याद रखो 1 और 4 14, ठीक है, तो इनको ऐड करोगे इज इक्वल टू 5। तो CD14 इसके ऊपर लगा हुआ है मैक्रोफेज के ऊपर, और ये बेसिकली क्या करेगा, लाइपोपोलीसेकेराइड के साथ बाइंड करेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, और लीड्स टू सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म था। एक ये हो गया मैक्रोफेजेस का। और फिर मैक्रोफेजेस का आता है आपके पास कि डे 72 आवर्स पे आपके पास अगर एक पेशेंट प्रेजेंट किया है उधर MI के साथ, तो उधर क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा, मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, ठीक है। जी मैम। अच्छा, ये देखें डॉक्टर साहब, ये आपके पास टिश्यू मैक्रोफेजेस, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्होंने एक्टिवेट किया मैक्रोफेजेस को, फोम सेल्स बने, फिर वो एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस, और फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड लैंगरहैंस जायंट सेल्स, ठीक है। यही मैं डिफरेंशिएशन वुमन कहती हूँ कि ये आपके पास मैक्रोफेजेस हुए, वो एपिथेलॉइड, इसके दरमियान फोम सेल्स हुई हैं, ठीक है। तो एफ फेग एम फेग मैक्रोफेज, फोम, एपिथेलॉइड, जायंट सेल्स, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम में। चलिए, अच्छा आज जल्दी से खत्म करते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो आपके पास क्या होगा, एसिनोफिल्स होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल टाइप, न्यूट्रोफिल्स है, मल्टीलोब्स हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर आयशा जरा इसको रीड करो। जी मैम। A person with suffering from parasitic infection, which cell type will be raised? Eosinophils. Neutrophils में क्या है? Multi-lobed nucleus, most prominent cell in acute inflammation. If first 24 hours, disappear within 24 to 48 hours, और उसके बाद फिर मैक्रोफेज आएंगे। कॉज इंक्लूड जो है ना उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो प्रोजेक्ट करे, फिर इन्फेक्शन है या कोई भी। उसके बाद differentiate into macrophages in tissues. After 1 to 2 days, neutrophils are replaced by monocytes and macrophages, or also involved in chronic inflammation. Causes of monocytes include any chronic infection, TB, malignancy. Lymphocytes refer to B cells, T cells, and natural killer cells, or a prominent inflammatory cell in many viral infections. Eosinophil defense against helminthic parasites infection and increase in response to allergies. Causes of eosinophilias in NACP, इसमें neoplasia, asthma, allergic process, chronic adrenal insufficiency, parasitic infections. बेदोफिल्स, हम ये ब्लर हो रहा है। जरूर है, चलो बेदोफिल, मैं पढ़ लेती हूँ। बेसोफिल्स, बेदोफिल क्या बेसोफिल लिखा हुआ है? मीडिएट करेंगे एलर्जिक रिएक्शन को। डेंसली बेसोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली हैपरिन एंटीकोएगुलेंट और हिस्टामिन वेजोडाइलेटर रिलीज करवाएगा। फिर मास्ट सेल्स, एलर्जिक रिएक्शन मीडिएट करेगा, और ये सेम प्रिकर्सर्स होंगे बेसोफिल या बेसोफिल वाले, ठीक है। तो बेसोफिल वाले मतलब जो माइलर्ड लीनिएज वाले होते हैं ना, वो वाले, ठीक है। इसके बाद आपके पास है रिलीज एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, ठीक है। इधर देखो, एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर भी मास्ट सेल्स रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है पस कंटेन्स डेड न्यूट्रोफिल्स है। इन पायोजेनिक एब्सेस आपके पास रिलीज होगा न्यूट्रोफिल्स है। सुपरेशन इन एब्सेस इज कॉज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स है। इसके बाद माइक्रोस्कोपी ऑफ एक्यूट मेटासाइटिस में भी ये मिलेगा। फिर नीचे भी ये लिखा हुआ है, आफ्टर एमआई एक्यूट दैट इज आपके पास रिपरफ्यूजन इंजरी में भी न्यूट्रोफिल्स है। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस रिपरफ्यूजन इंजरी में वही न्यूट्रोफिल्स है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। कॉमन सेल ड्यूरिंग 48 आवर्स दैट इज न्यूट्रोफिल्स, मैंने बताया था ना 24 टू 48 आवर्स के साथ आता है, ठीक है। इसके बाद फ्यू पीपीटी आर with the 48 hours and have given their reference, और ये फजूल लिखा हुआ। अच्छा, आपके पास टाइप ऑरियस है, प्लेस्ड इन लिम्फेटिक्स है, मेजर डिफेंस रिस्पांस इन फर्स्ट 24 आवर्स, दैट इज इमिग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, एमराइट से ना माइग्रेशन रोलिंग और वो सारा, जी ठीक है, मैम। एडहेजन और एडिशन और ट्रांसमाइग्रेशन। तो ट्रांसमाइग्रेशन। पहले, हाँ, सबसे पहले वहां पे ना न्यूट्रोफिल्स आएंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व, नहीं, लिम्फेटिक्स हो गए। पेशेंट विद येलो थिक फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम आर्म ड्यूरिंग इंसिजनल ड्रेनेज, तो जब भी आप एक्सेस करोगे न्यूट्रोफिल्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। येलोइश डिस्चार्ज है, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। और अगर ऑर्गेनिज्म होगा येलो और क्लूनीज वगैरह, तो सोरियस। दैट इज ऑब्वियस। हाँ जी, पेशेंट है फीवर है, एसओबी है, प्लूरल एफ्यूजन है उसको, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फॉर्म न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, अब देखो, अगर तो एफ्यूजन है ना, अब परुलेंट कह रहा है ना बेसिकली, अब इसमें भी डिफरेंस है। इसमें आपके पास एफ्यूजन की भी दो टाइप्स हैं, एक होता है ट्रांसयूडेट,
स्टूडेंट में ये बाकी ट्रांजी डॉक्टर आयशा कल वाली असाइनमेंट्स की हैं? नहीं मैम, मैंने मैम आज ना वो किया है माइक्रो फर्स्ट एड से कंप्लीट और इम्यूनोलॉजी से चीजें। अच्छा 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 अच्छा, मेरे से मतलब 2 दिन शायद आप डिफरेंस चल रहा है आपके और मेरे टॉपिक्स का, ऐसे ही है? नहीं मैम, मैंने ना आज मैडम आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे थे ना, तो मैंने कहा आप बस मैडम ने ना माइक्रो आज खत्म कर देनी है, तो मैं अपनी ना ये वाली माइक्रो जो फर्स्ट एड वाली है ना वो कंप्लीट कर लूँ। तो आज अच्छा, मैंने इसलिए पूरा मुझे आज दिन लगा माइक्रो, के ना इसको। इसलिए मुझे अभी माइक्रो नहीं करने दी है। नहीं नहीं मैम, मैंने फर्स्ट एड से उसको किया ना कि एक दफा ये हो जाए, क्योंकि मैं रफ़ी से ओके। मैंने एक वो आपके साथ पढ़ रही थी, उसके बाद आगे नहीं किया था। फिर मैंने कहा अब अच्छा अच्छा। इसके पीछे ही लगी रहूंगी। आप मैंने जबरदस्ती इसको बंद कर दिया कि बस अब मैं माइक्रो 2-3 हफ्ते बाद ही खोलूंगी, अब नहीं खोलूंगी। अब ओके मैंने ओके ओके ओके। पैथोलॉजी शुरू कर दी है। सही से चलो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आमीन। मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं लग रही कि ग्रुप बना क्यों है, मतलब कोई बंदा ही एक्टिव नहीं है, जो पढ़ते थे वो भी नहीं है। चलो खैर, अगर वो बाद में सुन रहे हैं और 16-17 लोग सुनते हैं बाद में, देखते हैं सुनते हैं नहीं सुनते, आई डोंट नो, बट चलो देख लेते हैं, यही बहुत है अगर देखते हैं तो। चले, जी ओके मैम। आगे चलें। Which one of the following cells is involved? अच्छा, ये देखना है आपने ट्रांसयूडेट और एक्सुडेट की, ठीक है, डिफरेंस। अच्छा, which of जी following मैम, ये तो ascites में मैंने भी किया और है। effusion में भी, ठीक है, following cell is involved in acute inflammatory response process and also have myeloperoxidases and other enzymes like neutrophils वगैरह, ठीक है, इसमें होता है। Principal circulating phagocytes in blood is that is neutrophil। और macrophages नहीं, पहले neutrophils को उठाना है, ठीक है। अब basophils और eosinophil मैडम कल mast वो हम कर रहे थे ना कि इकोलाई का, मैंने कहा था कि हीट लेबाइल है, तो मैम हीट लेबाइल भी है और हीट नहीं नहीं स्टेबल नहीं भी डॉक्टर है साहब, इसका। नहीं 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 उसका नहीं वो डॉक्टर है साहब, कि सीएमपी और सीजीएमपी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो ई कोलाई का नहीं था, वो स्टेफ ऑरियस का था उस वक्त, जो आपने बताया था ना हीटले बाइल, वो आपने स्टेफ जी ऑरियस मैम। में गलती से बता दिया था। ओके, मुझे लगा मैंने इकोलाई में बताया मैम। नहीं नहीं, वो स्टेफ ऑरियस का क्वेश्चन था। जब मैं स्कारलेट स्किन वाला पूछ रही थी ना, तो उस टाइम पे हमने बात की थी उसकी, अपने स्टेफ ऑरियस के एंटेरोटॉक्सिन की, जब उन्होंने एंटेरोटॉक्सिन भी बोला था उससे रिलेटेड ना, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के रिलेटेड, ठीक है। जी मैम, ठीक है। बाकी आप ठीक कह रहे हो, ई कोलाई में हीट लेबाइल और हीट स्टेबल दोनों टॉक्सिन्स होंगे। जी मैम। चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज, अब आपके पास मास्ट सेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैविंग सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर आईजी। तो अभी हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा कि ये जो मास्ट सेल्स हैं, ये मास्ट सेल्स के ऊपर आईजी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मास्ट को करोगे, फिर उसके बाद बासु, ठीक है, एक हमारे पास निमोनिक है, मस्ट, बासु, बेसोफिल, और फिर आपके पास एओसिनोफिल्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास, अब इसने वो मास्टर्स नहीं दिए हुए, तो फिर आपने बेसोफिल्स, और ये सब के साथ क्या है कि हिस्टामिन और हेपरिन, ठीक है, रिलीज करते हैं। सिर्फ मास्ट सेल है वो एओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आईजी इज प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ विच सेल, मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल इज ग्रेटर देन एओसिनोफिल, ठीक है। सेल दैट रिलीज ट्रांसफॉर्म इनटू मास्ट सेल्स एंड रिलीज हिस्टामिन। तो बेसिकली क्या है कि मास्ट सेल्स का प्रिकर्सर और बेसोफिल का प्रिकर्सर एक ही है। तो अगर मास्ट सेल का क्लोजली रिलेशन पूछ तो बेसोफिल को उठाना है। हैपनिन हिस्टामिन रिलीज बाय मास्ट सेल, मास्ट नहीं है तो फिर बेसोफिल, वो नहीं है तो फिर एसिनोफिल। मास्ट सेल्स रिलीज एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस, एंटीकोएगुलेंट पूछेगा तो हैपरिन, और वेसोडाइलेटर पूछेगा तो हिस्टामिन, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड फॉलोइंग भी पढ़ा था ना ओपियो, मैम हाँ उसमें। नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। असल वो मैंने आपको बताया हुआ है, मगर यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होता ना अमूमन। ऑपियोइड एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो मॉर्फिन क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन। और मॉर्फिन किस पे हिस्टामिन। इफेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर पे, ठीक है। मैम और स्ट्रॉन्ग म्यूल मॉर्फिन का, रिसेप्टर पे हाँ जी, नैलेक्सोन। इसका नैलेक्सोन इसकी एंटीडोट है, ठीक है, नैलेक्सोन इसकी एंटीडोट है। ये टर्मिनल जो आपके पास कार्सिनोमा स्टेज 4 है उसमें आते हैं। और अगर इसके साथ कॉलिकी पेन है तो आपने हायोसिन ऐड करने, ठीक है। इसके हासन। बाद इसके साइड इफेक्ट्स में, इसके जी जी इसकी अगर पॉइजनिंग देखना है, मियोसिस, ब्लड कॉन्स्टिपेशन डिप्निया, मियोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये इसका अक्सर देता है, ठीक है। और या ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह इस तरह से, ठीक है। और लास्ट है आपके पास कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये सब कुछ ये पूछते हैं मॉर्फिन से रिलेटेड। अच्छा जी, अस्थमा सीजनल राइनाइटिस है आपके पास पेशेंट
आपके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन विल डिक्रीज दीज सिम्टम्स। तो एस्मा बेसिकली मास डिग्रेनुलेशन हो रही होती है, उसकी वजह से हिस्टामिन वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं, वो आपके पास वेजोडायलेटरी इफेक्ट करते हैं, और आपके पास ये सारी चिंग और ये सारी चीजें अर्टिकेरिया और ये सारी चीजें ना, ठीक है, हो रही होती हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने मासल स्टेबलाइजर दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट वगैरह देना है, क्रोमोग्लाइकेट वगैरह एक चीज, दूसरा ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स दे देने हैं, ठीक है, इनमें से दो में से कुछ देना, मॉड्यूलिकास्ट वगैरह। अच्छा, इन एस्थमिक पेशेंट द एलर्जेंस रिएक्ट डायरेक्टली टू, तो हमेशा याद रखना एस्थमा में एलर्जेंस कहाँ जाए, डीप याद रखो। एल्विलाय में जो है ना आपके पास मास्ट सेल्स, ठीक है, एल्विलर 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 माइक्रोफेजेस का नाम क्या रख सबा? अच्छा, मेरे को फसल कहने लगी थी। एल्विलर सीलिया। मैक्रोफेजेस को एक्चुअली एल्विलर मैक्रोफेजेस ही कहते हो, या फोम, हाँ। सीलिया नहीं मैम। एल्विलर मैक्रोफेजेस, एल्विलर ना मैक्रोफेजेस के साथ ही आता है, इसका एज सच कोई दूसरा नाम के साथ नहीं आता। डॉक्टर अश्विन इस वक्त आप हो क्लास में? मैम लगता है डॉक्टर मेरी नाइन थी, अभी ज्वाइन किया था उन्होंने। नहीं है मैम, कोई नहीं है, मैं और आप ही हैं। मैं और आप सदाबहार हैं। 10 सेल्स कहते हो, ठीक है, 10 सेल्स कहते हो, ठीक है। जहां पे यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना, ये वाला, यहाँ पे लंग्स में 10 सेल कर लो, स्किन में लैंगरहैंस सेल्स कर लो, स्किन का डाला नहीं है उसने। अच्छा जी, चलो। तो इसके बाद आपके पास which of the following circulates the least in the bloodstream, तो सबसे कम क्वांटिटी 1% के करीब बेसोफिल होता है। अच्छा, अक्सर ना मोनोसाइट्स बेसोफिल्स, अक्सर ना वो क्वेश्चन पूछता है, वो कहते हैं कि सबसे कम आपके पास क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, फिर रेटिक्स है, फिर आपके पास बेसोफिल्स है। बेसोफिल कितना होता है सीबीसी वगैरह में? मैम 2 to 3%, इसके कम है तो इसमें 2 to 3% भी था, हम देख सकते हैं एक अभी। 0 to 1%, ठीक है। मोनोसाइट्स आर 2 to 8%, 0 to 1%। तो ये एक्चुअली लेस देन 1% होते हैं, और ये 0 से 1% है, तो ये भी लेस देन 1 ही हुआ, ठीक है। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स देख लेना कितना होता है। अच्छा चलो, इन स्टेरिलाइजेशन इन सेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा, एटोपिक एस्थमा क्या होता है डॉक्टर साहब? मैम जेनेटिकली जो होते हैं ना, टॉपिक। प्रीडिस्पोज। जी मैम, जेनेटिकली ये ट्रांसफर हुए हुए होते हैं। अच्छा, एंटीजन बाइंड्स टू दैट इज म्यूकोजल मास्ट सेल्स। अब देखो डिफरेंट है, एलर्जिक, अगर एस्थमा विद द एलर्जेंस, ठीक है, तो एलर्जेंस अगर होंगे एस्थमा में, तो दैट इज एल्व्यूलर मास्ट सेल्स, एल्व्यूलर। और एटोपिक जिसे आप कह रहे हो कि आपकी जेनेटिक्स में, ठीक है, तो दैट इज, इसमें भी एलर्जी नहीं है डॉक्टर साहब, एलर्जिन एटोपिक एस्थमा में एक्सट्रिंसिक एस्थमा कहते हैं उसको, जेनेटिक्स में नहीं है। मैम एटोपी जो है वो जेनेटिक्स ही होती है, देखो जरा। ये हमें। जी मैम। Atopy, the type of allergy characterized by genetic predisposition to develop allergic diseases, especially those involving IgE antibodies. ओके, चलो, एटॉपिक इज जेनेटिक, तो एटॉपिक हो गया आपके पास, ये कहाँ से पढ़ा है? मैडम वैसे ये गूगल से पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक मुझे पता है क्योंकि हमने ना पता नहीं शायद ENT वाले सेट से पूछा था एक दफा, कि हमें लगा था पता नहीं कि चलो नया ही ठीक है, लफ्ज निकल आया है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, कंफर्म करना था मैंने। अच्छा ये देखो, अब क्या होता है आपके पास जो ये एलर्जी होती है ना, इसमें ना आपने 2-3 चीजें याद रखनी, क्या रखनी है आपके पास? एक निमोनिक साइटोकाइन रिलेटेड, आई लव 4-5-13। आगे हमने डॉक्टर साहब ऊपर 14 किया था, किसके साथ किया था? मैक्रोफेजेस 14 रखते हैं ना आपके पास, CD14, ठीक है, तो वो किस लिए था आपके 3G14 जी पास? मैम। वो किसको बाइंड मैम करते हैं? सेप्टिक शॉक के लिए। मैम वो ना सेप्टिक शॉक के एलपीएस को, लिए, एलपीएस हाँ को। जी, ठीक है।
हाँ जी, लाइपोपोलीसेकेराइड, ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर जी साहब, मैम। अब ये देखना आपने 4-5 एलपीएस में भूल गई थी एक्चुअली। इंटरल्यूकिन 4 है, ये करेगा आपके पास, स्विच करेगा, स्विच टू आईजी जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, एओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करेगा, मेरी बहन आ रही है। इंटरल्यूकिन 13 ये क्या करेगा, फिर म्यूकस प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ये आइला 4-5-13 ये आपके पास है साइटोकाइंस की हिस्ट्री, ठीक है। TH2 हेल्पर 2, TH2, तो आपके पास TH1 का है, उसमें टीबी बोला है, ठीक है। अच्छा जी चले, मोनोसाइट इन मैक्रोफेजेस, न्यू वेसल प्रोलिफरेशन इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। तो ये देखो न्यू वेसल्स के साथ जब आएगा ना, इसमें वेजेफ भी दिया होता है, इसमें अच्छा वो एंजियोजेनेसिस के साथ आता है वेजेफ, ठीक है। लेकिन जो न्यू वेस्कुलर प्रोलिफरेशन है, तो पी से प्रोलिफरेशन, पी से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स याद रखना है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद आपके पास हैं होम सेल्स इन एथिरोमा आर मोनोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि वो मोनोसाइट ब्लड में होते हैं और फिर वो मैक्रोफेजेस टिश्यूज में जाते हैं और फिर वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स में और वो पे एक्टिवेट होते हैं जाइंट सेल्स में, ठीक है। रिमेंबर मैक्रोफेजेस वाज नॉट गिवन इन मैडम ऑप्शन, ठीक है। फॉर्म सेल तो जो है होम ना वो सेल, मोस्टली जो है ना मैक्रोफेजेस के साथ आते हैं, तो इधर जी पे शायद वो डॉक्टर कह होम भी रहा सेल, है कि ऑप्शन में नहीं था। जी डॉक्टर साहब, मैं बताने लगी हूँ। होम सेल्स आपके पास एथिरोमा के अंदर होते हैं एंड दीज आर नोन एज मैक्रोफेजेस। एक्चुअली ये देखो जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसमें था मैक्रोफेज, मैक्रोफेज आगे था ब्लड, सॉरी इसमें फोम सेल्स थे, ऐसे करके ना यूं फोम सेल्स बने हुए थे बड़े सारे। फिर ये फोम सेल्स चले गए थे एपिथेलॉइड सेल्स में, मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज और साथ में तो छोटे छोटे एपिथेलॉइड। फिर वो चले गए थे जायंट सेल में, ठीक है, यूं करके जायंट सेल बन गया था और ये एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। तो एथिरोमा में फोम सेल्स होते हैं, रूम मैक्रोफेजेस होते हैं। अगर मैक्रोफेजेस नहीं दिया हुआ तो जो प्रिकर्सर्स हैं उनके ब्लड के अंदर, दैट इज मोनोसाइट्स, ठीक है। At alveolar level, microbicidal function is done by alveolar macrophages, ठीक है। that are आपके पास अभी हमने किया 10 cells, which of following best describe granulation tissue, that is capillary bud and fibroblast। हमेशा रखना है याद कि जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है ना जो आपके पास, उसमें कैपिलरी बर्ड और फाइब्रोब्लास्ट, हमेशा ग्रैनुलेशन टिश्यू हीलिंग वाला फाइब्रोब्लास्ट के साथ आएगा, ठीक है, और उसमें कैपिलरी बर्ड भी होता है। विच इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन इज मैक्रोफेजेस आर द मेन स्कैवेंजर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मेजर स्कैवेंजर्स आर मैक्रोफेजेस और इन्फ्लेमेशन वो क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक में अगर आएगा तो पहले आपने मेजर फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट एंटीजन टू लिम्फोसाइट्स। अब देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात आ रही है ना, एंटीजन, तो फिर आपने जी मैम, मोनोफाइसाइट और डेंड्राइटिक मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस। हाँ, और अगर एंटीजन नहीं ना थी वो प्रेजेंटिंग और सिर्फ वैसे मेजर फेगोसिटिक पूछेगा तो फिर मैक्रोफेजेस। आपने नहीं नहीं, फिर डॉक्टर साहब न्यूट्रोफिल। अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग नहीं पूछा हुआ उसने, ठीक है, ये तो एंटीजन प्रेजेंट के ओके मैम। साथ आया ना। हाँ, मैन हेड एंड माय डाइट 6 days on autopsy histological feature। अब 6 दिन की हिस्ट्री तो मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस derived from monocyte, acute pulmonary congestion due to mitral stenosis। Autopsy will show which of the following in alveoli, acute pulmonary congestion due to mitral stenosis, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास अब हिस्ट्री वगैरह नहीं दी, लेकिन चलो ये लॉन्ग हिस्ट्री के साथ आपके पास मैक्रोफेजेस हैं। पेशेंट है डायरिया नहीं आ रहे, लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी कंजेशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग है ना, ठीक है। तो mitral stenosis हुआ और autopsy में alveoli will be lined with which of the following heart failure macrophages, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस। अच्छा इसके बाद आपके पास which of following most important immunity line alveoli, that is alveolar macrophages। पेशेंट डाइज ऑन फोर्थ डे के साथ मैक्रोफेजेस, ठीक है। रिगार्डिंग सेल इन्फ्लेमेशन, मैक्रोफेजेस आर मेजर स्कैवेंजर साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस इन इम्यून सिस्टम, अब की बात करें इम्यून सिस्टम, ठीक। तो पहले मैक्रोफेजेस का काम के फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल इज ग्रेटर देन फैगोसाइटोसिस, सॉरी न्यूट्रोफिल इज ग्रेटर देन मैक्रोफेजेस इन फैगोसाइटोसिस। बट अगर मैक्रोफेजेस का भी मेन फंक्शन पूछे तो बेशक सेकंड प्रेफरेंस है उसका मैक्रोफेज का फॉर फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल पहले, मैडम ये मगर रिपीट खुद इसके करिएगा फंक्शन में बात। प्राइमरी। मैम अच्छा ये बात रिपीट डॉक्टर करिएगा। ऐसा, डॉक्टर ऐशा अगर वो कहते हैं कि मेजर फेगोसाइटोसिस, हाली फेगोसाइटोसिस पूछे ना, वो
है आपके पास काम न्यूट्रोफिल इज ग्रेटर देन मैक्रोफेज, ठीक है। मतलब मैक्रोफेज का खुद फंक्शन पूछे ना कि उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन ये फेगोसाइटोसिस है, ठीक है डॉक्टर। जी मैम। और सेकेंडरी फंक्शन उसका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाला, ठीक है, आप समझ लगी। जी मैम ठीक है। जी मैम। अच्छा, अगर क्वेश्चन में उसने फेगोसाइटोसिस पूछा है और साथ में कहते हैं वो फेगोसाइटिक है, तो फिर क्या पकड़ोगे आप दोनों में से। अगर फेगोसाइटिक है इफ तो फिर ही, न्यूट्रोफिल। हाँ जी, हाँ, बट इफ he is asking about phagocytic and presenting to the antigen and तो फिर antigen presenting cells का भी उसने किया हुआ है, तो फिर मैक्रोफेजेस। हाँ बीसीटी था गई थी। अच्छा, सर्जन रिमूव एट a 10-year-old breast implant which has leaking. What cell will be seen in this type of the inflammation? That is giant cells. अब उधर ऑप्शन के लिए आते हैं भाई। अब 10 years हो गए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है, बाकी ऑप्शंस के ऊपर है कि जाइंट सेल्स क्यों है। मे बी उसमें ना डिफरेंट लीनिएजेस होंगी आपके पास, ठीक है, बट फिर भी मैं कंफर्म करती हूँ कि इधर आते। अच्छा डॉक्टर आयशा, लिम्फोसाइट मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज लिम्फोसाइट, ठीक है। वायरल डिजीज में आपके पास फंगल में लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और आपके पास वो ट्यूबरक्लोसिस में भी। अमंग द फॉलोइंग अपीयर आईजी हैव गॉट अ स्टेन ऑन हेमाटोक्सिलिन और एओसिनोफिल स्टेनिंग, दैट इज एओसिनोफिलिया, ठीक है। तो जब भी आपके पास आईजीई के एओसिनोफिल्स के साथ, तो दैट इज एओसिनोफिलिया। और जो आपके पास आएगा बेजोफिल, उसमें होगा आपके पास बेजोफिलिया, ठीक है। अच्छा, एओसिनोफिल इंक्रीज विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, पैरासाइट, आपके पास है लार्ज ग्रेन्यूल्स है, लार्विसिडल, लार्विसिडल पे तो पैरासाइट एओसिनोफिल, ठीक है। आपके पास मेजर सेल्स है इन्वॉल्व इन हुक वॉर्म, वॉर्म इन्फेस्टेशन, दैट इज एओसिनोफिलिया, ठीक है। एओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑक्सा भाई किससे रिलीज हो रहा था। मैम क्या? एओसिनोफिल टैक्टिक फैक्टर मास्ट सेल से रिलीज होता है, मैम ठीक ये है। C5 है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये एओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, ठीक है। और कब रिलीज होगा, हुकवॉर्म्स वगैरह के साथ, ठीक है। अच्छा जी, हुकवॉर्म इन्फेक्शन माइक्रोस्कोपिक फीचर इज पेरिफेरल ब्लड फिल्म में स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियाई। तो डॉक्टर साहब उस दिन मैंने बहुत सारे कराए थे, उसमें से एक हुकवॉर्म का ये स्पेक्टिकल भी कराया था मैंने, ठीक है। अच्छा जी, रिमेंबर दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑन पेरिफेरल में इज लेस देन 1%, दैट इज प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल इज ग्रेटर देन आपके पास दैट इज मैम इधर स्टेम एक सेल था, चीज, रेटिक काउंट था। रेटिक काउंट था। हाँ ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के दरमियान में, और लास्ट में मैम बेसोफिल था। और ये 0.5 से लेकर 1% तक होते हैं बेसोफिल्स। एक सेकंड डॉक्टर आयशा, मैं देखूं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स कितने होते हैं। It exists only in early embryonic development, typically in inner cell mass of blastocyst. Inner cell mass होता है ये आपके पास एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। 5 to 7 day ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, ठीक है। इन एडल्ट देयर आर नो नेचुरली occurring pluripotent stem cells. Instead, adults have multipotent stem cells, hematopoietic stem cells in bone marrow. मतलब ये 0 points में होगा कुछ, ठीक है, pluripotent stem cells। तो ये याद रखना। जी मैम। और फिर लेस देन 1 है आपके पास रेटिक, और 0 से 1 है बेजोफिल। अच्छा चलो, एम्बेड सेल्स प्रोड्यूस बाय दैट इज प्लाज्मा सेल्स, और एम्बेड आता है आपके पास मल्टीपल माइलोमा वगैरह के साथ, और प्लाज्मा सेल्स और ये सारे आपके पास लिवर के साथ। डज नॉट हैव न्यूक्लियस आरबीसीज, ठीक है। कौन सी स्टेज में नहीं होता आपके पास, रेटिक वाली में, ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट में। नहीं, रेटिक है, और उसके बाद क्या था, एक सेकंड ठहरो, लेट नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिल। कनोर ई। हाँ जी डॉक्टर साहब, CNORE, से क्या था, अरिथ्रोसाइट, अरिथ्रोसाइट में लिथोब्लास्ट। एक्चुअली ना, हाँ, अरिथ्रोब्लास्टिक जो स्टेज है ना, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिसअपियर हो जाता है, ना रेटिक में ना एरिथ्रो में। एरिथ्रो में वो बाइकनकेव शेप हो जाएगा, और रेटिक में क्या था, मैक्सिमम प्रोडक्शन थी शायद।
मैक्सिमम थी। जी मैम। कनौर का था आपके पास निमोनिक क्या था उसका? अर्ली लेट, लेट, अर्ली और प्रो। फ्री इज ग्रेटर मैम देन अर्ली। कनौर ही था। और उसके बाद वो हाँ, था ना कि हमने पढ़ा था कि सैड पिल। पिल। सैड भूल जाती हूँ मैं, सैड डीपी। इसमें आपके पास था, एस से था सिंथेसिस, अपीयरेंस, सिंथेसिस, प्रोडक्शन। पेरेंट्स, और उसके बाद तो ये प्रोडक्शन थी, और इसमें डॉक्टर डिसअपियर भी साहब, होता था ना मैम। इसी ये में ही हाँ, डिसअपियर ये होता था। लेट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी आर था, ठीक है, रेटिक में कंसंट्रेशन होता है। मैम अच्छा ये चले। मुझे ना उसमें इतना याद है कि जिस तरह ये वो है ना, वो रोलेक्स फॉर्मेशन, हाँ जी। और तो रेटिक में भी ज्यादा होगा, मतलब वो उसमें सारा सेडिमेंट हो जाता है ना, तो इसमें भी हम्म। ये वही है, डॉक्टर ऐसे प्रोडक्शन ज्यादा। याद करने की बात है ना, जहाँ तक वो देखो, जरूरी नहीं है आपको कि मैंने निमोनिक बताया, जिस तरह आप अक्सर मुझे कहती हो कि मुझे निमोनिक भूल जाते हैं तो बाकी सब चीज़ याद रह जाती है, तो मेरे अपने टाइम पे ना मुझे निमोनिक्स भूल जाते थे, इवन अभी पढ़ाते हुए भी मुझे निमोनिक्स भूल जाते हैं, ठीक है। बट ये कि चलो जिन्हें निमोनिक्स याद रहे, वेल एंड गुड, अगर आपको ऐसे याद है तो मैम मैंने वेल ना एंड गुड। निमोनिक, मेरी दोस्त एमबीबीएस वाले दिनों में ना, मेरी जो स्टडी पार्टनर होती थी ना, वो बनाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन ना वो जितनी जब कोशिश कर रही होती थी ना, मुझे वो चीज याद हो जाती थी, लेकिन मुझे ना उसका निमोनिक याद नहीं होता था। वो एंड में उसको हाँ निमोनिक याद आ रहा था, लेकिन वो चीजें भूल जाती थी और मुझे वो चीजें याद रहती थी, क्योंकि मैं, मुझे इतनी डिप्रेशन होती थी ना कि मुझे नहीं होने याद, तो मुझे वो हाँ हाँ। डिप्रेशन तो याद हो जाती थी, निमोनिक नहीं होता। तो ये मेरा भी हाल था, मुझे से रट्टे नहीं लगते थे, मतलब बहुत लोग हैं उनके रट्टे बड़े स्ट्रांग होते हैं। मैम रट्टे नहीं लगते हैं, मतलब मेरे सर में दर्द पड़ जाता है, मैं बस बैठूंगी, बेशक मुझे महीना लग जाए, लेकिन वो बाद में चीज तो आती होगी, लेकिन रट्टे नहीं लग सकते। चलो, अपनी अपनी है ना हर किसी की। अच्छा जी, चलें आगे। आपके पास ऑन माइक्रोस्कोपी स्लाइड लिम्फेटिक बैक्टीरिया आर फाउंड विद विल लिम्फेटिक्स टू। तो इन्फेक्शन क्लियरेंस करते हैं फ्रॉम लिम्फ बाय ड्रेनेज। और डॉक्टर साहब कल हमने क्या किया था, लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, क्लियरेंस कैसे करेंगे, इंक्रीज ब्लड फ्लो कैसे होगा डॉक्टर साहब? सॉरी, मैंने खुद ही आंसर बोल दिया। तो क्लियरेंस होता है बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो। अच्छा, इसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज, दैट इज मेगाकैरियोसाइट। विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्ज सेल इन ब्लड मोनोसाइट एंड ब्लड बोन मैरो इज मैक्रो मेगाकैरियोसाइट। इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज दैट इज हिस्टामिन। इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज हिस्टामिन। मीडिएटर ऑफ क्रॉनिक एलर्जी राइनाइटिस इज। अब देखो, अब आपके पास इमीडिएट हिस्टामिन वगैरह आएंगे एलर्जिक रिएक्शन में जब रिलीज होंगे। इमीडिएट मीडिएटर ये, या अर्ली जो मैडम जब कहते एक हैं कि, पहला रिस्पॉन्स आता है ना, जब एक्यूट वाला आता है, वो उस हाँ सरफेस जी, पे जो आपने हमें दिखाए थे ना, वो आईजीए के साथ आते हैं। जी तो वो जी, जो आईजीए से वो करते हैं, तो वो इस वक्त हिस्टामिन रिलीज होती है। लेकिन जब आ जाते हैं ना, फिर वो जब एंटीबॉडीज बनी हुई होती है, फिर वो इजनोफिल आगे आता है। ठीक है। वो अर्ली भी मैं बताने लगी थी कि एमसीक्यू अर्ली के साथ आता है, वो हिस्टामिन्स के साथ आता है। स्पेसिफिक म्यूकोजल चेंज पर्टेनिंग टू क्रोनिक राइनाइटिस इज इंक्रीजिंग गॉबलेट सेल्स, ठीक है। एक होते हैं गॉबलेट सेल्स, एक होते हैं क्लारा सेल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से पहले पहले आपके पास होते हैं गॉबलेट, ठीक है, टर्शरी तक। और उसके बाद आपके पास होते हैं क्लारा सेल्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वो कहते हैं कि मैडम जो स्पेसिफिक क्लारा म्यूकोजल। सेल्स होते हैं वो टर्मिनल में नहीं होते, टर्सरी में होते हैं। डॉक्टर आयशा, टर्शरी में गॉबलेट है, उसके बाद क्लारा आते हैं, ठीक है, मतलब टर्मिनल में क्लारा, टर्मिनल से रिलेटेड क्लारा होंगे, ठीक है। ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, चलो। इसके बाद है आपके पास द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ट्यूबरकल आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट इज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक्चुअली एपिथेलियल सेल मैक्रोफेजेस वगैरह के साथ आते हैं, आप इधर लिम्फोसाइट्स क्यों लिखे जी हैं मैम। मैम नहीं, ऑप्शन में? लिम्फोसाइट्स ही कहेंगे ना, ये जो हम टीबी मेनिंजाइटिस वाली जो हम करते हैं, तो उसमें लिम्फोसाइट्स नहीं आएंगे। एपिथेलियल सेल्स वैसे ये कहाँ? ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। मैम ये जाइंट सेल की बात कर रहा है ना, एक सेकंड। जो टीबी वाला जो है, हाँ, ये उसी की बात कर रहा है। एक सेकंड। जॉइंट सेल इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। Giant cells are derived from macrophages. When macrophages are unable to phagocytose a large particle like foreign body
और persistent pathogen they fuse together to form multinucleated giant cells. ठीक है। जी मैम। लिम्फोसाइट्स एक्चुअली वो जो आप दूसरी बात कर रहे हो ना कि वो बढ़ेंगे तो फिर टीबी के साथ आते हैं, बट अब डिपेंड करते हैं क्वेश्चन किस तरह का था। ठीक है। मैम वैसे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम टीबी की वैसे बात करें तो प्रीडोमिनेंट सेल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। डॉक्टर साहब वो तो क्लिनिकल फाइंडिंग से आपको सीएसएफ और बाकी वो फ्लूइड और जी उसमें मैम। मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर एपिथेलियोइड की आप लिनिएज देखो तो मोनोसाइट, मैक्रोफेज, फोम सेल्स और फिर आपके पास एपिथेलियोइड सेल्स और फिर जाइंट सेल्स। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज डेरिवेटिव है। खैर तो डिराइव्ड के लफ्ज आए तो फिर होना तो मैक्रोफेज चाहिए, मे बी वो फिर क्वेश्चन के लिहाज से नहीं होगा। ठीक है, ओके प्रीडोमिनेंटली मैम। फाइंड क्या होगा वो बेशक आपके पास ये माइक्रोस्कोपिकली आपके पास है ना। ठीक है, वो आपके पास जब आप उसकी वो करोगे हम जब टीबीसी जो भी वगैरह है। करवाते हैं ना तो उसमें हाँ मैम लिम्फोसाइट्स वगैरह, जी जी मैम। जी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा था। द कनेक्टिव जी टिश्यू मैम। सेल्स दैट secrete antibodies are and typically contain eccentric nucleus are। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स क्या किधर से अभी हमने किए थे मैम ये बी और डी बी सेल्स वगैरह बनाते हाँ हैं जी, जो। बी सेल वगैरह तो ई सेंट्रिक सेंटर में नहीं होता। लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है, थोड़ा सा साइड पे इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक ओके है, मैम। प्लाज्मा सेल्स। अच्छा जी, cells whose peripheral principal function is to produce antibodies are plasma cells है। Predominantly inflammatory cell allergy और parasites में आपके पास eosinophils हैं, contain granules and have IgE antibodies on there, that is आपके पास basophil, mast is greater than basophil। अब बेसिकली dense granules और granules की बेस पे, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने आपको बेसोफिल दिखाया था जी और मैम डेंसली जेंट्स जी पैक्ड सेम। आपके पास उसके अंदर होते हैं दे दो फिर। ये। ठीक है, बेसोफिल्स और ग्रेन्यूल, जस्ट ग्रेन्यूल्स है ना, तो दैट इज मास्ट सेल्स। और इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर आईजीई। ठीक है, पहले इसके ऊपर फिर मास बेसोफिल। ग्रेन्यूल्स एंड हिस्टामिनेज एंजाइम। अब डॉक्टर साहब ग्रेन्यूल्स हाल ही नहीं, साथ में हिस्टामिनेज एंजाइम भी है, तो दैट इज एओसिनोफिल्स। ठीक है, और एओसिनोफिल वो जो कीमोटैक्टिक फैक्टर वगैरह जो है दैट इज बाय मास्ट सेल्स। ये तीनों चीजें कंफ्यूज करेंगे तो लिख लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास विच सेल कंटेन डेंस ग्रेन्यूल्स आईजी, तो दैट इज आपके पास डेंस ग्रेन्यूल है तो बेसोफिल है। ठीक है, इसके बाद विच कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैव सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड हैविंग लैमेलर वेसिकल्स एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो दैट इज आपके पास मास्ट सेल्स, लेमिलर वेसिकल्स एंड ग्रेन्यूल्स। खाली ग्रेन्यूल्स है ना तो मास्ट सेल्स है। अच्छा, सेल हैविंग ग्रेन्यूल्स हिस्टामिन डिग्रेडिंग एंजाइम, तो ये इसिनोफिल बात हो रहा है। ठीक है, हिस्टामिनेज द न्यूट्रलाइज हिस्टामिन। अ पेशेंट टेकिंग स्टेरॉइड डिजीज ऑफ विच ऑफ सेल इज एविडेंट, दैट इज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स में क्या होता है एक्चुअली, कुशिंग में आपके पास लिम्फोसाइट और एओसिनोफिल कम होते हैं और न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं, जबकि एडिसन इज द ऑपोजिट ऑफ इसका। एडिसन में आपके पास लिम्फोसाइट और एओसिनोफिल ज्यादा और न्यूट्रोफिल कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डज नॉट डिक्रीज विद सेल लाइन, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन बॉडी टिश्यूज, दैट इज आपके पास मैक्रोफेजेस। फर्स्ट लाइन डिफेंस ये होगा, और वैसे अगर स्किन और म्यूकोजा वगैरह भी देता है। ठीक है, स्किन और मिकोजा है माइक्रोबियल, वो। हाँ ये नीचे जैसे कि थर्ड लाइन माइक्रोबियल पैथोजन स्किन। फर्स्ट लाइन टू डिक्रीज डिफेंस इन ब्लड इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब देखो ब्लड में अगर करेगा तो न्यूट्रोफिल्स, और वही टिश्यू वगैरह के साथ मैक्रोफेजेस वगैरह। ठीक है, और अगर लंग्स में तो एल्विलर मैक्रोफेजेस डस्ट सेल्स है, अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स इज नेचुरल किलर सेल्स हैं या वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग इज दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर मैम। आयशा, एक कहानी अब जल्दी से सुन लो। इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास 50% जो उनसे हैं बोथ पार्टनर्स इफेक्ट हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, आर इफेक्टेड। ठीक है, आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्वेंटी आते हैं। फाइव परसेंट कैरियर होते हैं और 25% जो है वो नॉर्मल होते हैं। नहीं नहीं, वो तो आप रिसेसिव में चले गए, मैं अभी इधर डोमिनेंट में हूँ। वेरिएबल एक्सप्रेशन है, एक ये आता है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, और विद वन इफेक्टेड हेट्रोजाइगस पेरेंट ईच चाइल्ड हैज 50%। ठीक है, हेट्रोजाइगस स्टेट के साथ देते हैं। ठीक है, और बस। अच्छा, इसके बाद आपके पास रिसेसिव में है वो जो आप बता रहे हो कि टू 50% कैरियर है, 25% आपके पास डिजीज है, 20% नॉन डिजीज है, 25%। ठीक है, तो दैट इज आपके पास ये वाला इनहेरिटेंस पैटर्न enzymatic deficiencies के साथ आएगा, यूजुअली सीन इन ओनली वन जनरेशन, स्किप जनरेशन के साथ, और कंसंग्यूनियस फैमिलीज लाइक कजन मैरिजेस वगैरह के साथ। चलो, इसके बाद आपके पास एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट। पहले एक्स
डोमिनेट कर लो, ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू बोथ पेरेंट, चिल्ड्रन आर इफेक्टेड मदर ऑफ इफेक्टेड मदर ईच हैव 50% चांस ऑफ बीइंग इफेक्टेड, 100% ऑफ डॉटर्स एंड 0% ऑफ द सन ऑफ द इफेक्टेड फादर्स विल बी इफेक्टेड। ठीक है, इधर मदर की एक हिस्ट्री बता रहा है और फादर की। डॉक्टर आयशा क्या बता रहे हैं, बताएं। अगर हाँ इफेक्टेड फादर है 100% डॉटर्स, हाँ जी। मैम, एक्स लिंक डोमिनेंट है ना ये, हम्म। तो उसमें तो ये बॉयज होंगे ना इफेक्टेड। एक्स लिंक डोमिनेंट में डॉक्टर साहब डिजीज जरा बताओ मुझे कोई एक। फ्रेगाइल एक्स। अच्छा, फ्रेजाइल एक्स। और एक्स लिंक रिसेसिव में मुझे बताओ। एक्स लिंक रिसेसिव में G6PD, जी हेमोफीलिया, सिक्स पीडी। अच्छा, जी सिक्स पीडी में हेमोफीलिया, अक्सर वो हिस्ट्री क्या गैमा देता है। ग्लोबुलिनिमिया। ठीक है, मेल की हिस्ट्री देता है, ठीक है। सन जी ऑफ मैम जी। हेट्रोजाइगस मदर हैव 50% चांस ऑफ बीइंग इफेक्टेड, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास ये वाली हिस्ट्री है, मदर टू सन। ठीक है, सन ऑफ हेट्रोजाइगस मदर हैव 50% चांस ऑफ बीइंग इफेक्टेड, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। अच्छा, अब मुझे बताओ, वो कैरियर का अक्सर क्वेश्चन पूछता है इसके साथ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के साथ, वो क्या आता है। मैनिफेस्टेशन इज वेयर इन मेल, फीमेल यूजुअली मस्ट बी होमोजाइगस टू बी इफेक्टेड। ठीक है, उसके लिए होमोजाइगस होना जरूरी है। एक्स लिंक डोमिनेंट में भी यूज कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ इफेक्टेड मदर ईच हैव 50% चांस ऑफ बीइंग इफेक्टेड, 100% ऑफ डॉटर एंड 0% ऑफ सन्स विल बी इफेक्टेड, फादर विल बी इफेक्टेड। बहुत ही कोई बकवास। ये फ्रेगाइल वाली फ्रेम शिफ्ट एक्स म्यूटेशन। लिंक डोमिनेंट। हम्म। एक फ्रेम शिफ्ट थी और एक फ्रेगाइल, ये एक्स सिंड्रोम था। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना इनहेरिटेंस के, एक सेकंड मुझे बताने दो। ओके। यार एक्चुअली ऐसा सच इतना क्वेश्चन उस से नहीं आया, मगर मैं चाह रही थी कि सब एक जगह पे लिखी हूँ कि आपके पास कंप्लीट पेनिट्रेंस के साथ फीमेल कैरियर नहीं होगी और ये सारी चीजें जो है ना एक जगह पे हो। लिग्नेंट हाइपरथर्मिया का आपके पास जो इनहेरिटेंस पैटर्न है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल रहा इसमें। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये चीजें लिख लो। ऑटोसोमल रिसेसिव में मेंडेलियन डिसऑर्डर। हाय। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। डेंटोरोलिन देते हैं इसको। हाँ जी। रियानोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, डेंट्रोलिन ट्रीटमेंट देते हैं और कैल्शियम के साथ आता है, ये ज्यादा हो जाता है। चलिए, अब मेरा ख्याल है नहीं लिखा हुआ कहीं पे, छोड़ो, दफा करो। इसको इजी कर लो यार, जैसा भी करना है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कंप्लीटली मदर से होता है, ठीक है। तो इधर ट्रांसमिटेड थ्रू मदर एंड ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ द अफेक्टेड फीमेल में शो साइन ऑफ डिजीज, क्योंकि एक्स तो माँ से तो सबको जाना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है। जबकि वाई वाला जी मेल। मैम। अच्छा, वेरिएबल एक्सप्रेशन इन पॉपुलेशन और इवन विद इन अ फैमिली ड्यू टू हाई हेट्रोप्लाज्मी। अच्छा, कॉज ऑफ म्यूटेशन इन आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एग्जांपल इज माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये बेसिकली दो तीन चीजें इकट्ठी लिखी हुई थी जो मैंने मैम वो बताया था, ठीक मिरास है। और मिरास वाली ही दो मैम।
जी। अब डॉक्टर आयशा, पहले इससे पहले मैं ना आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, मैक्यूलर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ और ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, रेट सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स वगैरह, और ये तो मैंने आपको कल करा दिए थे जेनेटिक्स डिजीज़ेज़। ये देख लो जल्दी से। ये हमारे पास एक हंटर है, ठीक है, जिसके पास ये एक्टोपी लेंटिस है, ठीक है? ये आई देखो उसकी किस तरह की है, ठीक है? ये है एक्टोपिक लेंटिस। हम करें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ेज़ फिलवक्त, ठीक है? अब ये क्या, ये बड़ा जी। दिल फेंक किस्म का है, मार्फन। ठीक है? हाँ जी, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है? वो तो एक्टोपिक लेंटिस के साथ मार्फन सिंड्रोम हो गया ना, ठीक है? और आई के साथ रेटिनोब्लास्टोमा भी हो गया। तो ये दोनों आपके पास आई के साथ हो गए। अब क्योंकि हंटर दिल फेंक किस्म का हंटर है, तो दैट इज़ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड ही इज़ अ हंटर टू हंटिंगटन सिंड्रोम, ठीक है? जिसमें वो अक्सर कहते हैं कि 3 पैटर्न ज़ोन्स हैं ना आपके पास रिपीटेड है। अब ये आपके पास बादल है, ये बादल के अंदर ये अगर आप देखो तो दिस इज द आपके पास ये बादल के अंदर ये एन है, दिस इज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है? तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी इसी में आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट में। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो इधर ये बादल के अंदर ये वे देखो, वी वॉन विलिब्रेंड एंड वॉन हिप्पल जोन्स लैंडो डिजीज ये इसके साथ है, और ये पॉलिप बना हुआ है, बाहर आउट ग्रोथ हुई है बादल की, दैट इज फैप, फेमिलियल एडिनोपोलिपोसिस, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ तो ये कतरे देख रहे हो, ये देखो ये स्फीरोसाइट्स हैं। तो दिस इज द हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, और ये हड्डियां गिरी हुई हैं जगह जगह पे, तो दैट इज एकोंड्रोप्लेजिया एंड आपके पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जिसमें टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट है। टाइप 1। एकोंड्रोप्लेजिया जिसमें अक्सर वो कहते हैं कि एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी वगैरह के साथ आ जाता है, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास एडल्ट पॉलीकिडनी सिस्टिक डिजीज है, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ये यहाँ लेकिन पे कर मैम लो, जो छोटों वाली होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव है, ठीक है? वो जो बच्चों वाली है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में अभी एक बैग है आपके पास, इसका आपके पास ये अल्फा ब्रांड है, दिस इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो कि सीओपीडिया में होती है। ये आपके पास आयरन है, दिस इज आयरन का ब्रांड, हीमक्रोमेटोसिस वगैरह होगा इसमें। दिस इज द सिकलिंग सेल्स, ठीक है? दिस इज द सिकलिंग सेल मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा इसको, ठीक है? इसके बाद आप आगे चलो तो ये कॉपर है, कॉपर का मतलब है आपको विल्सन्स डिजीज विल्सन। वगैरह के साथ है, जिसमें 24 और कॉपर इज ग्रेटर देन सेल्यूलोप्लाज्मिन, और डेफिनेटिव इज लिवर बायोप्सी वगैरह, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये सी देखो तो ये हीमोफीलिया सी, इसका निमोनिक है ए बी एक्स कार। ए बी इज फॉर एक्स लिंक रिसेसिव एंड कार इज फॉर सी इज फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव कार। और ये देखो छोटे छोटे आपके पास सिस्टिक टाइप के फाइबर्स बने हुए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है? इसके बाद ये आपके पास होगी सारी की सारी कहानी। आगे चलो, आगे चलो तो ये हमारे पास ना एक्स लिंक डोमिनेंट पे आ जाओ। तो ये ना नहीं मैडम, हंटर जो को ना इधर हीमोफीलिया थोड़ा ए और बी है वो एक्स लिंक्ड है। रिसेसिव जी। जी ठीक है डॉक्टर ईशा, मैडम, और जो सी वाला है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है? ठीक है मैम। ये जो सा ना ए बी एक्स एक जैसे, और जो ये कार वाला है ना सी, एक्चुअली सी ए आर, ठीक है? ये एक है, ये सी के साथ है, ठीक है? अच्छा जी जी, मैम। आगे है ना आपके पास एक्स लिंक डिजीज, ठीक है? एक्स लिंक डिजीज अगर देखो तो आपके पास डोमिनेंट, ठीक है, जिसमें आपके पास अल्पॉर्ट सिंड्रोम है और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। गिराई इसलिए और साथ में हड्डी टूट गई, ठीक है? उसका नाम क्या था? एल्पर्ट नाम था इसका। इसको एड से याद रखो, ए से एल्पर्ट, डी से टाइप आपके 4। पास हाँ, टाइप 4 एल्पर्ट में आता है, और विटामिन डी रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट रिकेट्स है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप इधर आ जाओ ऑटोसोमल एक्स लिंक रिसेसिव में। एक्स लिंक रिसेसिव में ये देखो उसके सर पे ना ये हेन बैठी हुई है, ठीक है? हाइंड्स बाइट सेल्स और वो सारी चीजें। सो दिस इज G6PD, ठीक है? इसके बाद हीमोफीलिया ए बी मैंने पीछे बता दी है, ठीक है? ए बी एक स्कार से बता दी है। इसके बाद एक चीज याद रखो कि ये ना देख नहीं पाया था, तो इसलिए ना इसकी आंखों के आगे चमकने लग गए तारे, ठीक है? इट मीन्स कि इसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज ऑल्सो ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव। अब ये क्या था, हंटर, हंटर था, एक हंटर आया आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में, और एक आया एक्स लिंक रिसेसिव में हंटर सिंड्रोम, ठीक है? और डुशेन मसल एक डिस्ट्रॉफी हर्लर भी। था, एक हंटर था मैम, वो जो कार्बोहाइड्रेट वाले थे। हाँ जी, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट डॉक्टर साहब, कार्बोहाइड्रेट थे या कुछ और थे वो, म्यूकोपोली और वो साथ में कॉन्ड्राइटिन और वो सारी जो सी चीजें थी, यार मुझे नाम भूल गए हैं। मैम ये वो म्यूको हमने पोम्पी डिजीज लोगों के साथ हमने पढ़ा था ना। जी तो जी, लेकिन साथ में उस हम्म,
ऑटोसोमल ये बिल्कुल रिसेसिव और डोमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल हंटर और हर्लर उधर ही है जिसमें आपके पास वो नहीं होता, एक में स्पेसिफिक फीचर था आई वाला। हंटर और हर्लर और हंटर, ठीक है। जी मैम। लाइसोसोमल है डॉक्टर आयशा, लाइसोसोमल है, ठीक है। हैपरिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट का बेसिकली आपके पास एक्यूमुलेशन हो जाता है, और इसमें जो एंजाइम है दैट इज इंड्यूरोनेट, ठीक है। और एक्चुअली इसमें और उसमें एक टेस्ट, हाँ, क्लाउडेड कॉर्निया। नहीं नहीं, फिर डेवलपमेंटल एक डिले, और कुछ करो। कॉर्नियल क्लाउडिंग दोनों में मैम। हेपेटोस्प्लिनोमेगाली एक में लिखा हुआ है, हर्लर में लिखा नहीं हुआ है। नहीं डॉक्टर आयशा, नहीं 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 नहीं। एक्चुअली ना देखो, मेरी बात सुनो, जो हर्लर सिंड्रोम है ना, जो आपके पास टाइप 1 है, ठीक है, हर्लर, उसमें आपके पास कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती, ठीक है। जो आपके पास हंटर है ना, उसमें होती है, क्योंकि मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको बायोकेमिस्ट्री में। मैडम ये ना जो मैं फर्स्ट एड से देख रही हूँ, तो उसमें मैंने ना फर्स्ट उन्होंने एड से कराया। क्लाउडेड कॉर्नियल। जी मैम। हर्लर हंटर में चलो, कॉर्नियल क्लाउडिंग दोनों में लिखा हुआ है, क्लाउडेड कॉर्नियल। ये हंटर है। हंटर रिक्वायर्स गुड विजन, नो कॉर्नियल क्लाउडिंग, ठीक है। और ये है हर्लर, इसमें आपके पास आई क्लाउडेड होती है, ठीक है। ओके मैम। हर्लर हर्लर में कॉर्नियल क्लाउडिंग है और हंटर में कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने हंट करना, उसको क्लियर चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। नो कॉर्नियल क्लाउडिंग डॉक्टर साहब, हंटर लिखा हुआ है, ये देखो, नो कॉर्नियल क्लाउडिंग, सही है। शायद आपने जल्दी जल्दी में नो नहीं देखा डॉक्टर आयशा, नो नहीं देखा। ये मेरे वाला काम किया ना आपने। नो नहीं देखा, ठीक है। जी मैम। मुझे ना असल ना, जब मैंने कराया था ना, तो मुझे याद था कि ये इसी में ऐसे ही है। अल्लाह अकबर, अस्तगफुर 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 अस्तगफुर। अच्छा, इसके बाद ये सारी कहानी है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में से भी पढ़ लो। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओनली वन पेरेंट एंड ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड हैव डिजीज, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में आपके पास वन पेरेंट कैरियर आ जीन एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर एंड मदर पेरेंट इज नॉन एंड अदर पेरेंट इज नॉर्मल, ठीक है। वन हाफ ऑफ चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड, 50-50%, 50 इफेक्टिव 50 नॉन अफेक्टेड। डिजीज आर मोस्ट ऑफन ड्यू टू डिफेक्ट इन स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंसेस, parents of an of affected individual are not affected but are gene carriers, एक्चुअली ये मैं कह रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी, अब वो कहते हैं कैरियर्स, ठीक है। और इधर इफेक्ट ही है, वन इज लाइक 50% ही इफेक्ट ही है, मामा और या पापा। ऑन एवरेज 1/4 चिल्ड्रन विल बी इफेक्टिव होमोजाइगस, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी कैरियर एंड 1/4 आर ज, मतलब होमोजाइगस होते हैं ये डी या ये डी, ठीक है, जो बहुत अच्छा अफेक्टेड नॉट कैरियर्स। इसके बाद इसमें आता है ऑफन ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी, दीज इंक्लूड मोस्ट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड autosomal recessive, X-linked recessive inheritance, female partner is carrier and male partner is unaffected। डॉक्टर आयशा, उस वक्त ना मैं इसकी बात कर रही थी कि इधर जो फीमेल पार्टनर कैरियर के साथ आता है और मेल पार्टनर इज अनअफेक्टेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव में G6PD वगैरह के साथ जो है, 1 in 2 child will be affected, ठीक है। मेल चिल्ड्रन हु गेट द अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम phenotypically manifest the disorder, तो मेल बेबी इफेक्टिव होगा, फीमेल चिल्ड्रन आर कैरियर्स ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी दैट आर एक्सेप्शनल फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, तो एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज होंगी। मल्टीफैक्टोरियल कॉमन कॉजेज और मल्टीफैक्टोरियल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसमें आपके पास इन्फेलोसील है और साथ में डाउन सिंड्रोम के साथ आता है, ठीक है।
अच्छा जी, टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज मोस्ट फ्रीक्वेंट इज मल्टीफैक्टोरियल, 42% जेनेटिक डिफेक्ट इज मल्टीफैक्टोरियल, मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीफैक्टोरियल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज ट्राइसोमी 21, मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, इसलिए मैंने मेंडेलियन ऊपर लिखा था ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। और जो आपके पास मल्टीफैक्टोरियल है वो आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, सॉरी फैलोसील और डाउन सिंड्रोम, और उसमें कि ये सबसे ज्यादा जो उनका इनहेरिटेंस में जो आपके पास मसला होगा मोड ऑफ इनहेरिटेंस वो मल्टीफैक्टोरियल होगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% चाइल्ड आर अफेक्टेड, ठीक है। रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ओनली वन पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड इज सफर। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रिसेसिव दैट इज हेटेरोजाइगस इज अफेक्टेड, ठीक है। होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस, ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट का डिफरेंस है। ऑटोसोमल रिसेसिव 50% शो डिजीज, 50% आर नॉर्मल, तो ये आपके पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट की, ठीक है। जबकि 25% कैरियर, 50% कैरियर, 25 आर डिजीज, 25 आर नॉन डिजीज रिसेसिव, ठीक है। अच्छा जी, ऑटोसोमल द इंडिविजुअल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हु डोंट एक्सप्रेस फिनोटिपिकली, तो जब भी ये कोई मतलब इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है कि है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट बट वो डू नॉट एक्सप्रेस फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली लाइक अपीयरेंस नहीं शो करता, तो दैट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ आता है, जबकि आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के साथ आता है। ऑफस्प्रिंग ऑफ इफेक्टेड पेरेंट्स हैव 50% चांस ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड देयर इज नो carrier that is autosomal dominant trait. In autosomal dominant disease, inheritance true is only one parent or affected child of affected child has that disease, ठीक है। इसके बाद वो आपको कहते हैं काउंसलिंग द थैलेसीमिया से ये आता है क्वेश्चन कि जी वो थैलेसीमिया का पेशेंट आया, मदर है, ठीक है, थैलेसीमिया मेजर बेबी हु हैज अ थैलेसीमिया बेबी, शी शुड बी told that the chances of baby being affected with each pregnancy, तो उसका पहले एक बेबी है उसको थैलेसीमिया मेजर है, आप बताओ, तो दैट इज आपके पास इसके लिए इनहेरिटेंस पैटर्न पता होना चाहिए। ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ 25% मेजर के साथ होंगे, 50% माइनर के साथ होंगे, 25% नॉर्मल, मतलब 25 कैरियर होंगे, 25 डिजीज होंगे, ठीक है। डिजीज मतलब आपके पास जो सी है डीडी वाली होगी, और माइनर में मतलब वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस वाला कॉन्सेप्ट उनसे, और 25% बिल्कुल 50% बिल्कुल नॉर्मल होंगे। एक्सलिंक्ड रिसेसिव की बात करो, विच ब्लड डिजीज ऑफ अ मदर कैन पास ऑन ओनली टू सन इफ शी इज कैरियर दैट इज हीमोफीलिया, तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है एक्स लिंक रिसेसिव की, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, ए बी। हीमोफीलिया। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हीमोफीलिया ए एंड बी, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया कंसीडरिंग इट एज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, व्हिच इंफॉर्मेशन विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल रिसेसिव, तो बेसिकली ये थैलेसीमिया के साथ अक्सर सीवी वगैरह करते हो और सेल्स को करते तो साइटोजेनेटिक एनालिसिस करते हो। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लाइक फेनकिनी सिंड्रोम, एक्सियल इंजेक्टेजियाज आर लेबल्ड can be transferred from mother to the children is mitochondrial DNA regarding chromosomes most effective from mother mode of maternal inheritance of the disease। डॉक्टर आयशा, ये ना नीचे कुछ डिजीजेज लिखी हुई हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव की, ठीक है। जी मैम। टीपीएन रह गया और सेल रह गया। यार मैं ना अभी 47 हो रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक दो मुझे, थोड़ा सा ना एक काम है, ठीक है डॉक्टर आयशा। 10 मिनट ओके बाद मैम। इसी लिंक पे मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हो गया रिसेसिव डोमिनेंट, अभी ये वाली चीज पढ़नी है, ये वाला पॉइंट, और फिर टीपीएन और फिर वो, ठीक है।